Good evening, sir. आई सपोज आपको ये बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है, राइट? Good evening, sir. आई सपोज आपको ये बोर्ड क्लियर नजर आ Yes, रहा है, sir. राइट? क्लियर Sir. है, क्लियर है सर। ठीक है। क्या बात कर रहे थे आपसे? क्या पढ़ा था? अरे भैया, आज पिछली बार क्या पढ़ा था बता दो जरा। आप लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे। गोविंद, क्या पढ़ा था आपसे? सर आपने STI पढ़ा रहे थे उसमें एसटीआई में क्या क्या पढ़ा थे? साइनेप्सिल पढ़ा दिया था वो। सारे डिसऑर्डर बैक्टीरियल हो गए थे ना? मैंने सिफिलिस तक पढ़ा दिया था आपको। यस क्यों? सर, सिप्लिस से। तो सिफिलिस के बाद क्या बचा पढ़ाने वाला? एचआईवी तो बाद में पढ़ाऊंगा। हेल्थ में क्या बचा फिर? एक हुआ। अच्छा, ठीक है। मैंने वायरल डिसऑर्डर्स नहीं पढ़ाए थे ना? ओके। तो एक वायरल डिसऑर्डर, एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर ही है, ठीक है ना? उसके बारे में समझ लो। वायरल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, छोड़िए। हम बात करते हैं बैक्टीरियल छोड़िए, वायरल पे आ गए। वायरल पे क्या है? सबसे पहले आ है जेनाइटल हर्ट caused by herbs simplex। कौन सा? हर्ब सिंप्लेक्स 2। देखिए, हर्ब सिंप्लेक्स क्या है? इसके अंदर भी कह सकते हैं ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। क्या होते हैं? ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स हो जाते हैं जेनाइटल रीजन के ऊपर। अब जेनाइटल रीजन के ऊपर ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। जेनाइटल रीजन मतलब पीनस, वेजाइना, वल्वा। वेजाइना तो नहीं, वल्वा, ठीक है ना? या स्क्रॉटम, ठीक है ना? तो ऐसे रीजन के ऊपर ब्लिस्टर जाएंगे, छाले हो जाएंगे, और कॉज करेगा हर्ब सिंप्लेक्स वायरस 2। एक और है हर्ब सिंप्लेक्स वायरस 1, इसको हम HSV बोलते हैं। हर्ब सिंप्लेक्स वायरस HSV 2 कॉज करेगा जेनाइटल हर्ब हर्बीज। और इसमें वन भी होता है। वन क्या करता है? वन ओरल सोर्स कॉज करता है, मतलब कि होठ पर इधर उधर छाले कॉज करता है। तो हर्ब सिंप्लेक्स वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरल सोर्स, whereas genital blisters के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जेनेटल हर्पीज। अब जेनेटल हर्पीज की अगर हम बात करें तो वायरल डिसऑर्डर मैंने पहले बताया कि प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, डिलीवरी के टाइम पे भी हो सकता है। मतलब सारे तरीके हैं इसके ट्रांसमिशन के। दैट इज हर्ब सिंप्लेक्स, सॉरी हर्ब जेनेटल हर्पीज। इसके अलावा एक और है, अगला वाला है जेनेटल वार्ड्स। वार्ड्स मतलब मस्तिष्क। वार्ड्स का कॉज करने वाला जो है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वार्ड्स यानी मस्से कॉज करते हैं अगेन जेनेटल्स के ऊपर। ऑफ कोर्स इसमें हम जो मस्से हैं उसी को ट्रीट करते हैं, उसी को डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड करने का तरीका केमिकल हो सकता है, सर्जिकल हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना? तो
ह्यूमन जेनेटिक व्हाट्स कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसमें खास क्या है कि ये है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। मतलब अगर आपकी बॉडी में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आया है तो आपको आपके सर वार्ड्स क्या होता है? छोटे छोटे नोड्यूल लाइक, जिसको मस्से बोलते हैं ना, छोटे छोटे नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे वार्ड्स बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी बॉडी में ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आया है तो आपको जेनाइटल रीजन का कैंसर, पिनाइल कैंसर, सर्विकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, यूरेथ्रल कैंसर, ये सब कैंसर होने के चांसेस काफी कुछ परसेंटेज से बढ़ जाते हैं। मतलब it causes increase in the probability of you having genital cancers। तो ये इसकी खास बात है, that is human पैपिलोमा वायरस। ऐसा हर सिंपलेक्स वायरस भी कर सकता है, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम है, इसके चांसेस क्या है, थोड़े ज्यादा है। तो दैट इज अबाउट द जेनिटल पार्ट्स। ठीक है, एक और डिसऑर्डर, वो वायरल नहीं है, वो बैक्टीरियल। एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर मैंने मिस कर दिया था, बैक्टीरियल में ऐड कर दिया उसको। एक है कैंकरॉइड। कैंकरॉइड क्या होता है? लाइक कैंकर, कैंकर जैसा। कैंकर क्या होता है? जैसे तो दिखाया था ना सर जो सिफिलिस के पस केस में, बन वो जाती है छोटा गोल सा गोल। जो सिफिलिस में दिखाया था, है ना। जब मैं बताता हूँ कैंकर क्या होता है। सर वो जो पस पड़ जाती है वही है? अरे हाँ यार, सुन तो लिया कर पहले एक बार। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हाथ जल गया तेल से, गरम गरम तेल आपके हाथ पे लग गया, फिर जहां तेल लगा है थोड़ी देर वहां पे थोड़ा सा थोड़े टाइम बाद वहां पे थोड़ा सा एक एक छाले जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, दूसरे तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब उस स्ट्रक्चर को आप हटा दो, स्किन को निकाल दो, तो वहां पर जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कैंकर बोलते हैं। ठीक है ना, आप ऐसे समझ लो कि बड़ा ही मोटा पिंपल जैसा होता है। ठीक है, जैसे फेस पे बहुत मोटा सा पिंपल निकल रहा है, वैसा होता है कैंकर। तो कैंकर जैसा क्या होता है, कैंकरॉइड। कैंकर सिफिलिस में बनते हैं जो पेनलेस होते हैं, कैंकरॉइड पेनफुल है, पेनफुल होता है। ये भी जेनेटिक रीजन में बनता है, डिफरेंट रीजन में बनता है। ठीक है ना, तो इसको कॉज करने वाला बैक्टीरिया है हेमोफाइलस। जकराई, तो हेमोफाइलस जकराई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिस कैंकरॉइड। तो ये जो जितने मैंने तुमको पढ़ाए हैं बैक्टीरियल और वायरल डिसऑर्डर्स एसटीआई में, ये सारे तुमको याद होने चाहिए। इसमें दो और हैं, एक है एचआईवी और दूसरा है ये, एक है एचआईवी और दूसरा है हेपेटाइटिस बी सी डी। उसकी बात हम बाद में करेंगे। आई सपोज दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। किसी को डाउट है? अमन पॉल, क्लियर है सर। सिफिलिस कौन कॉज करता है? अमन पॉल, सर एक सेकंड में बता रहा हूँ सर बस। हाँ ढूंढ के बता जल्दी। हाँ सर। बता नहीं अभी तक? पैलेडियम ट्रैप से होता है। शर्म तो आ नहीं रही होगी, शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? क्या हुआ सर? कब पढ़ा था सिफिलिस? पिछली क्लास में सर। और तेरे से बोला नहीं जा रहा पैथोजन का नाम भी? क्या कहते टाइम में?
4 दिन में 4 पैथोजन के नाम याद नहीं हुए क्या? नहीं सर, अब कर लूंगा। अब तो करेगा ही, अब तो करना ही पड़ेगा, अगली बार नहीं जवाब देगा तो फिर पता ही है। जितनी एनर्जी तू क्लास के बीच में बोलने में लगाता है, उतनी एनर्जी अगर तू थोड़ा सा पढ़ने में लगा देगा ना, तो तेरे 25-30 नंबर इंप्रूव कर जाएंगे। शर्म आ नहीं रही है, पढ़ा भी नहीं जा रहा है। आनिया, यस सर। कौन कॉज करता है सिफिलिस? सर ट्रेपोनेमा पेलिडियम। क्या होता है ये? सर मोनेरा है, बट सर मैंने कहीं कहीं पे बैक्टीरिया पढ़ा था, बट आपने कहा था कि वो मोनेरा की एक क्लास है जो स्पाइरोकिट नाम से कुछ था। क्या? ओके। ऋतिक मेहरा, ऋतिक मेहरा की क्लास में? आरुषि शर्मा M01। आवाज आ रही है आरुषि? आरुषि शर्मा है क्लास में? जिया चौधरी, जिया चौधरी आवाज आ रही है तुमको? यस सर। हाँ, क्या होता है सिफिलिस में? सर सिफिलिस में, सर एक मिनट। सर बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। बहुत बढ़िया। सर मेरी बुक में लिखा था। कौन सी बुक में? सर स्कूल बुक में। कौन सी बुक है? सर स्कूल बुक नूतन है, मे बी आई डोंट नो। कौन से स्कूल में हो तुम? एनसीईआरटी में चलती है तुम्हारी किताब कोई हर स्कूल में? सर ICSC में। बहुत बढ़िया। और क्या होता क्या उसमें? वो छोड़ो, कैसे होता है, होता क्या है उसमें वो बताओ। सर सर मुझे नहीं याद है। याद है। मैं बताऊं सर? हाँ गोविंद, गोविंद जी हैं या क्लास में नहीं है? यस सर। हाँ बेटा, सिफिलिस में क्या होता है? सर आपने से 3 स्टेजेस बताई थी, इसमें सिम्टम्स मैंने थी। क्या बताया था वो नहीं होता क्या वो बता। तेरा वैभव वाला कुछ तुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलेगा कि सर ने ये पढ़ाया था, ये ऐसे थोड़ी बोलेगा। सर प्राइमरी स्टेज में कुछ बाउंस आते हैं, जैसे कि लिप पर, जेनाइटल्स पर। किसमें 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 शांत, आराम से आराम से। पहले क्या होता है? प्राइमरी स्टेज आती है, उसमें बाउंस हो जाते हैं लिप पर, अच्छा, फिर जेनाइटल्स पर। बाहर फिर हो जाते हैं। फिर सर मसल्स और लिगामेंट्स में पेन होता है। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, बाहर हो जाते हैं? क्या सर? प्राइमरी स्टेज में क्या होता है? सर कहीं कहीं बाउंस हो जाते हैं घाव, अरे छोटे घाव हो छोटे। जाते हैं, ठीक है, कैंकर बोलते हैं उसको। हाँ, फिर क्या सर बोलते हैं? सेकेंडरी स्टेज में लिगामेंट और मसल्स में पेन होता है। क्या होता है क्या होता है? अच्छा, पेन होता है, मसल्स हाँ में ठीक, और कंटिन्यू। लिगामेंट में पेन। हम्म। और लेटेंट फेज आता है, उसमें न्यूरॉन्स डिग्रेड होना स्टार्ट हो देते हैं।
और अच्छा जो फिर? हार्ट में पैरालिसिस होने लगता है। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो सिफिलिस डेडली डिसऑर्डर है, मर जाए लोग नहीं इससे? सर अगर ये सेकंड स्टेज तक तो उसे सही कर सकते हैं, अगर थर्ड लेट एंड में पहुंच गया तो उससे कम चांसेस है सही होने के लिए। ओके वेरी गुड। और जो, चलो ठीक है। हाँ जिया चौधरी सुन लिया? सर मेरे को कैंकर बोलते ही याद आ गया। क्या याद आ गया? सर एक्चुअली मैंने ये कल ही पढ़ा था बट मेरे को याद नहीं आ रहा था, तो उसने जैसे ही बोला ना वाउंड या जो वो बोलते ही याद तो आ एक गया काम मुझे। करेंगे, एक काम करेंगे, गोविंद का जो रोल नंबर है वो तुम्हारे रोल नंबर के हिसाब से रखेंगे, और जब नीट का एग्जाम आएगा तो उसको एकदम साथ में बिठा देंगे। और जो क्वेश्चन तुमको ना आए वो गोविंद से पूछना कि गोविंद गोविंद इसका एक हिंट दो। फिर गोविंद हिंट देगा, तो फिर तुम सुनना, तुम्हें याद आ जाएगा, फिर तुम नीट में कर लेना, ऐसे तुम्हारा नीट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है? तो मुझे एक बार याद दिला देना कि जब जब तुम्हारा नीट का फॉर्म भरे तो हम गोविंद के साथ तुम्हारा फॉर्म भरवाएंगे, या कोई भी जो तू स्टूडेंट जिसके कहने से तुम्हारे याद आता है उसका फॉर्म तुम्हारे साथ भरवा देंगे। ओके, सब लोग माइक बंद कर लेंगे। नो पे टेंशन। अब अगला जो डिसऑर्डर है हमारे पास इन सब के अंदर आखिरी बता रहा हूं, वो प्रोटोजोन डिसऑर्डर है। अब प्रोटोजोन डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है, एक ही पढ़ रहे हैं हम, और ध्यान से सुन लेना, कहीं मैं दोबारा पूछ लिया ना तो तुम मुझे फालतू आंसर देगी, ये नहीं पता वो नहीं पता, ऐसा नहीं हो गया वैसा नहीं हो गया। अगर कंटिन्यूटी करो दूसरे कर दो। ट्राइकोमोनास, वेजिनालिस, ट्राइकोमोनास 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 वेजिनालिस कॉज कर रहा है ट्राइकोमोनियासिस, है ना? एस्कैरिस कॉज करता है तो एस्कैरियासिस, ट्राइकोमोनास कॉज करता है तो ट्राइकोमोनियासिस। वेजिनालिस नाम से पता चल रहा है कि इट इज इन्फेक्टिंग या कॉजिंग इंफ्लेमेशन ऑफ वेजाइना। ठीक है? अब ये इंफ्लेमेशन ऑफ वेजाइना कॉज करेगा, इसीलिए ये डिसऑर्डर जनरली मेल फीमेल से होता है, होता मेल फीमेल दोनों को है, लेकिन बॉडी में दोनों जा सकता है। लेकिन क्योंकि इंफ्लेमेशन सिर्फ वेजाइना का ही कॉज करता है, इसलिए मेल्स के अंदर एसिम्प्टोमेटिक होता है। मतलब अगर किसी मेल की बॉडी के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर या पीनिस वाले रीजन के अंदर ट्राइकोमोनास वेजिनालिस छुप के बैठा है, तो फिर वो मेल से फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा तो मेल फीमेल को ट्रांसमिट कर देगा। क्या? ये पैथोजन ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। लेकिन मेल के अंदर कोई सिम्टम नहीं आया तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसकी बॉडी में बैठा हुआ है, अब बैठ के कोई खास नुकसान करेगा, तो मेल के अंदर एसिम्प्टोमेटिक रहता है, या कह सकते हैं मेल्स को उतना डिसऑर्डर कॉज नहीं करता, स्पेसिफिकली फीमेल्स को कॉज करता है। अच्छा, इसमें देखो मेन क्या है देखो, प्रोटोजोआ है तो फिर इसका ब्लड ब्लड से कोई ट्रांसमिशन का सीन नहीं है। इसका ट्रांसमिशन या तो सेक्सुअली हो सकता है, फ्रॉम मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, दोनों ही केसेस ट्रू हैं। कैसे हो सकता है इसका ट्रांसमिशन? एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि जैसे कि अनहाइजीनिक कंडीशंस है, जैसे कि मोस्ट कॉमन एक क्या रीजन होता है, यूजिंग अनहाइजीनिक पब्लिक टॉयलेट्स। तो पब्लिक टॉयलेट्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो अनहाइजीनिक है, तो ये ट्राइकोमोनास वेजिनालिस फ्लैजिलेट है, मतलब इसके पास ना फ्लैजिला रहता है, ठीक है ना? एंड क्योंकि इसके पास फ्लैजिला रहता है तो फ्लैजिला की वजह से मूव कर सकता है, तो कि क्रॉल करता करता अनहाइजीनिक टॉयलेट सीट से होता हुआ वजाइना के अंदर क्रॉल भी कर सकता है। आगे बात समझो, जरूरी नहीं कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हुआ हो, बिना किसी सेक्सुअल ट्रांसमिशन के भी हो सकता है इन द केस ऑफ फीमेल। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा म्यूकस बनता है इनसाइड द वजाइना, फिर आप कह सकते हैं कि एल्कलाइन सेक्रेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब एसिडिटी ऑफ द वजाइना को न्यूट्रलाइज कर देगा। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सिम्टम है इसका, येलो कलर डिस्चार्ज, येलो कलर डिस्चार्ज।
तो येलो कलर का जो डिस्चार्ज है वो होता है इस केस में इसके इन्फेक्शन के केस में। तो दैट इज ऑल अबाउट द ओवरऑल ट्रिकोमोनास वेजिनालिस, और यहाँ पर खत्म हो जाते हैं हमारे द STIs which are also RTIs। बचे दो जो STI है लेकिन RTI नहीं है, दैट इज द HIV और हेपेटाइटिस। उसके बाद हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना बात करेंगे अब सर ये इनफर्टिलिटी। येलो कलर क्या बताया आपने डिस्चार्ज? ये येलो कलर का डिस्चार्ज वजाइना से होगा। येलो कलर का डिस्चार्ज विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग ऑर्डर। ये सिम्टम है। हाँ जी, कोई डाउट? सर। कौन? राघव? यस सर। हाँ जी, बोलिए राघव जी। सर ये येलो कलर डिस्चार्ज वजाइना से ही होता है? जी, इन्फेक्शन वजाइना में कर रहा है तो डिस्चार्ज वजाइना से होगा। सर डेडली है? डेडली उतना डेडली नहीं कह सकते। उतना ज्यादा डेडली नहीं है, हाँ, लेकिन इन्फेक्टिव तो है ही। और कोई डाउट किसी को? आगे बात करें। स्क्रीन क्लियर है? यस सर। सर ओके, चलिए आगे बात करते हैं। रंजोत, यस सर। ये मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? दो चार रीजन बताओ जरा, बढ़िया बढ़िया से। सर अगर एजोस पर में आओ। एजोस्पर्मिया और नहीं, वो तो है, चलो मान लो किसी को एजोस्पर्मिया है, उसकी क्या वजह हो सकती है? एजोस्पर्मिया की क्या वजह हो सकती है? सर हो सकता है टेस्टोस्टेरॉन जो है फंक्शन ना कर रहा हो, रिसेप्टर्स ना हो। है टेस्टोस्टेरोन फंक्शन ही नहीं कर रहा? अच्छा, और सर कुछ भी हो सकता है सर, अगर किसी भी सेल की फंक्शन ना चल रही हो कुछ सर। भी में दो चार बता दो भाई, कुछ भी हो सकता है तो। हाँ, एजोस्पर्मिया के दो चार रीजन बता दो, लॉजिकल। रंजोत, समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? यस सर। सर ऐसा हो सकता है कि योग सेक्स सर पीजीसी ना बनाओ। अच्छा, और एजोस्पर्मिया होता क्या है? सर सीमेन में स्पर्म्स ना हो। अच्छा, अच्छा, तुम बोल रही हो टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर ना हो। यस सर। ऐसा भी हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन खुद ना हो सकता है सर। हो सकता है ना। अच्छा, और इनफर्टिलिटी के रीजन बताओ। सर एक मैं बताऊं, मुझे याद आ गया। जानते रखो हम पर। अगर स्पर्म काउंट सर कम हो। कौन कौन कम हो, और वो तो हो एक ही होगी ना, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, सेम ही चीज है, कम खत्म। आगे बढ़ो इससे भी।
सर इतना ही है ध्यान में। बहुत बढ़िया। ये तुम्हारी क्लास में कृतिका नाम की लड़की है? नहीं, तुम्हारे में नहीं, B01, कृतिका B01। नहीं है क्लास में। A01 में एक और लड़की है, उसका नाम क्या था? ये प्रज्ञा, प्रज्ञा पांडे है क्लास में? तुम्हारी क्लास में शुभम है? शुभम, ये सारे A01 वाले गायब है क्या आज? आयुष, आयुष है क्या वहां पे? नहीं है। और कौन है A01 में तुम्हारी क्लास में? आयुष, दक्ष। यस सर। बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, बात कर सकते हो? किसी और से पूछो। हेलो हेलो। बात कर सकते हो, किसी और से पूछो, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। रहने दो, तुम माइक बंद कर दो। ये B01 में एक खुशी नाम की लड़की थी, है क्या? B01 में रियान नाम का लड़का था। यमुना विहार B01, रियान। कोई नहीं थी क्लास में। ये सारे के सारे दक्ष, संजो, दमन, आशीष, अदिबा रहमान, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ये रीजन बताओ जरा, मेल इनफर्टिलिटी के दो चार। हो सकता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया सही करके डेवलप ना हुआ हो, या कोई भी पार्ट हो सकता है सही करके डेवलप ना हुआ हो अच्छा, ओके। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके अलावा? वाई क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इम्प्रॉपर हो सकता है। और? तो हो सकता है स्क्रॉटम में फ्लूइड फिल्ड हो गया, हाइड्रोसील। अच्छा, ये सब तुमको किसने पढ़ाया अदिबा? तो आपने पढ़ाया था डिसऑर्डर्स में। ये बता दें सब है? यस सर। फिर तो तुम लोग को अच्छे और आंसर दें। करण, करण कश्यप। यस सर। हाँ, मैंने पढ़ाया तो और आंसर को भाई, मेल इनफर्टिलिटी के रीजन बताओ दो चार और। सर या तो स्पर्म ढंग से मैच्योर ना हुआ हो, अच्छा, और? और सही कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम हो उसके बंदे में, मतलब। अच्छा, और? इसके अलावा? सर लो स्पर्म काउंट हो। वो सब सुन लिया। उसके अलावा जो बाकियों ने ना बोला हो? सर वो पेनिस मतलब इरेक्टाइल ना हो। क्या ना हो? इरेक्टाइल। क्या ना हो? इरेक्टाइल। ओके। मेगा सैनी, मेगा सैनी कौन से बैच के? B01। यस सर। यस सर। हाँ भाई, और दो तीन रीजन बता दे। सर मतलब इम्प्रॉपर वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो। अच्छा, और? इम्प्रॉपर क्या हो, मेरे समझ में और नहीं आया।
क्या बोला? improper क्या बोला? Improper spermatogenesis क्या होता है? सर स्पर्म का फॉर्मेशन। अच्छा, और सर और जहाँ पैसेज ऑफ यूरेथ्रा स्वॉलन हो जाए। अच्छा, और पैसे यूरेथ्रा क्या स्मॉल हो जाएगा? सर मतलब कोई डिसऑर्डर हो जाए। अच्छा, और if a person is taking alcohol in large amount then sperm count is low. अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेहा गौर, Yes, sir. फीमेल इनफर्टिलिटी के रीजंस। सर oogenesis में हाँ, सर oogenesis में एग ना बने। अच्छा, एनोवुलेशन बोलते हैं उसको। और उसके अलावा जानवी, जानवी M01, जानवी आवाज आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया। नीरज A01, नीरज आवाज आ रही है? नीरज कुमार, यश, यश, बहुत ही बढ़िया। अभिषेक, यस सर। हाँ बेटा, सेम क्वेश्चन। सर अगर फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म हो जाए, जैसे कि स्पर्म किलिंग, अगर वो एंजाइम रिलीज करे तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अच्छा, और सर अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए तो भी हो सकती है। अच्छा, और और जैसे कि अगर क्या कहते हैं कि जो अपना ब्लास्टुला होता है, अगर वो इम्प्लांट ना हो पाए तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। हाँ मेरे बॉल, अब तू बता दे, तेरे को अंदर से कुछ हो रहा होगा, तूने बता दे। सर हाँ, सर हाँ, सर अगर जो ह्यूमन ब्लड है प्यूबर्टी के टाइम अगर मेल्स का उसके कांटेक्ट में आ जाए, सर्टोली सेल्स ठीक से फंक्शन ना करे और वो स्पर्म से कांटेक्ट में आ जाए तो वो खत्म करना शुरू करते हैं, स्पर्म्स को किल कर देते हैं क्योंकि ब्लड के लिए वो फॉरेन बॉडी होती है। और सर दूसरा रीजन हो सकता है कि लीवर से ठीक से आया ही ना हो, स्क्रोटम में ठीक से लैंड ना करा हो टेस्टिस, तो सर उसकी ओके, वजह से भी एक बीमारी हो जाती है, उसको ऑर्चियोपैक्सी से ठीक कर देते हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। सब लोग जरा अपना माइक बंद करो और मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जवाब देने की जो टेंडेंसी है, सोचने की जो टेंडेंसी है, बहुत ही स्लो है। बिल्कुल दिमाग लगा के आप लोग नहीं सोचते हैं, बहुत ही कम लोग सोचते हैं, बाकी लिमिटेड लोग नहीं सोचते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में आपका ये हाल है, पता नहीं आप लोग फिजिक्स में क्या ही करते होंगे। खैर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपको अपने सोचने की टेंडेंसी बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो नीट का एग्जाम है, ठीक है ना, वो आजकल सोचने की टेंडेंसी होने लग गया, नए नए क्वेश्चन आने लग गए, कॉन्सेप्ट आने लग गए।
तो रटना वटना नहीं चलेगा, अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दो। सोचो कि भाई फर्टिलिटी के जो जो रीजन है उसके रिवर्स कर दो तो इनफर्टिलिटी है। शुरुआत से पहुंच जाओ। शुरुआत हो रही है मेल की बात करते हैं स्पर्म बनने से। स्पर्म प्रॉपर कब बन रहे हैं? जब ब्लड नहीं आ रहा स्पर्म के पास। अगर स्पर्म के पास ब्लड आया, एंटीबॉडी ब्लड ब्रेन बैरियर अगर ब्रेक कर गया तो स्पर्म किल हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आप अच्छा खाना नहीं खा रहे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन क्यों? अगर गोनाडोट्रोपिन पूरे प्रॉपर नहीं है, एलएच और एफएसएच वो नहीं है तो भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। स्पर्म बन रहा है लेकिन शेप का बढ़िया नहीं बन रहा तो भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। स्पर्म क्या? अगर सीमेन प्रॉपर नहीं है, सेमिनल प्लाज्मा अच्छा नहीं है, फ्रक्टोज की कमी है, सिट्रेटाइन्स की कमी है, प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा है कम है, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम पूरा नहीं है, सेमिनल वेसिकल पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन हो गया तो भी क्या हो जाएगी? इनफर्टिलिटी। स्पर्म तो आपके पास है लेकिन ट्रांसफर करने के लिए पीनिस इरेक्शन नहीं हो रहा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है ना, तो भी क्या हो जाएगी? इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब या आपके कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है ना, या वाई क्रोमोसोम प्रॉपर नहीं बना है, ठीक है ना, या पॉलीप्लॉइडी हो गई है या नलीप्लॉइडी हो गई है, या क्रोमोसोमल एबरेशन है, ठीक है ना, स्पर्म के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन का प्रॉपर नहीं पाएगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर्ली अरेंज नहीं हुआ तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। और कि स्पर्म के शेप के रिगार्डिंग कोई भी डिसऑर्डर हो जाएगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। वास्ता डिफरेंस कार्डिया ब्लॉक्ड है तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो रीजन फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सब ना हो तो क्या हो जाएगी? इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अब उसके बाद फीमेल की बात करते हैं। तो भाई अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, फिम्बरे ने कैच नहीं किया तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, एलएचएफ कम हुए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हुए तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। एक बार यूट्राइन वॉल प्रॉपर नहीं बनी तो भी हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे यूट्रस तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। फीमेल से प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडीज अगर किल कर रही है स्पर्म्स को, ठीक है ना, तो भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। फीमेल वजाना में एसिडिटी ज्यादा है तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। यूरेथ्रा में एसिडिटी ज्यादा है मेल की यूरेथ्रा में एसिडिटी ज्यादा है तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इसमें ओवरी में सिस्ट बने हुए हैं तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने रीजंस फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें से कोई भी प्रॉपरली काम नहीं किया तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके, अब अगला सवाल। एक कपल को इनफर्टाइल कब बोलेंगे? एक इनफर्टाइल हम कपल को बोलते हैं, कब बोलते हैं? सर मेल या फीमेल कोई भी एक इनफर्टाइल हो तो दोनों को बोलो। अच्छा, और सर एक डाउट ये पूछ रहा था कि अगर पेनिस इरेक्टाइल नहीं हो तो हम मेल इनफर्टिलिटी क्यों बोलेंगे? क्योंकि सर हम उससे सर्जिकली भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सुन ले ध्यान से। पहले तो सर्जिकली ट्रांसफर नहीं करेंगे, सर्जिकली मतलब काटना पीटना होता है, काटना पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दूसरा इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जब नेचुरली फर्टाइल नहीं है तो आप इनफर्टाइल, ठीक है ना। हाँ, इनफर्टिलिटी को करेक्ट किया जा सकता है, इसलिए डिफरेंस होता है इनफर्टिलिटी, एक होता है स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब कि आप नेचुरल तरीके से फर्टाइल नहीं। स्टेरिलिटी का मतलब आप कुछ भी करके फर्टाइल नहीं। मतलब अगर मैं म्यूल की बात करूं, ठीक है ना, म्यूल इज स्टेराइल, ठीक है ना। और इनफर्टाइल का मतलब कि जो एक टेम्पररी कंडीशन, मतलब इनफर्टिलिटी कैन बी ओवरकम, स्टेरिलिटी कैन नॉट बी ओवरकम। तो अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो पर्सन इनफर्टाइल है। हम अदर मेथड से कंसेप्शन कर सकते हैं लेकिन वो मेल रहेगा इनफर्टाइल, मेल थोड़ा फर्टाइल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। सर लास्ट लाइन क्या बोली आपने? मैंने लास्ट लाइन बोली कि अब पता नहीं लास्ट लाइन क्या बोली, तो डाउट क्या वो पूछ। सर कंसेप्शन वाली लाइन। हाँ, कंसेप्शन आर्टिफिशियली करा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन फर्टाइल हो गया, वो तब भी फर्टाइल रहेगा। सर कंसेप्शन मतलब एक मान ले कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई मंदबुद्धि बालक है, उसको चीटिंग करा के एग्जाम में पास कर दिया तो वो होशियार बुद्धि थोड़ा ना हो गया, रहा तो बस वो मंदबुद्धि,
बस वो एग्जाम पास कर गया, आगे बात समझ में? यस सर। तुमको नहीं, गोविंद को। गोविंद जी, यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। ओके, और बताएं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इनफर्टिलिटी के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि इनफर्टिलिटी क्या होती है ना, मेल की भी हो सकते हैं, फीमेल की भी हो सकती है, लेकिन मैं कपल को इनफर्टाइल बोलते हैं। कपल को इनफर्टाइल कब बोलते हैं? कपल को हम इनफर्टाइल तब डिक्लेयर करेंगे कि इफ दे आर cohabitating together for more than 2 years, having regular unprotected coitus, still if they are unable to conceive, तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो कपल इनफर्टाइल है। उसमें मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है, फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती है, दोनों भी इनफर्टाइल हो सकते हैं। आई रिपीट, व्हेन अपार्ट फ्रॉम 2 years of cohabitation, मतलब कि साथ में रहना, and having unprotected coitus. This is very important. If a couple is having coitus but that is protected and saying we are not conceiving, that is illogical. So, in spite of having unprotected regular coitus, still if they are unable to conceive, then we can say that couple is infertile. जिसमें मेल फीमेल और दोनों भी हो सकते हैं। ये बात क्लियर? इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्लियर? सर 2 साल क्यों? एक जनरल टर्म लिया है भाई, तू क्या चाहता है, तू बता दे। 1 साल भी तो ले सकते थे सर। एक जनरल सिनेरियो लिया गया है कि 2 years एटलीस्ट लिए गए हैं, 24 अटेम्प्ट ऑलमोस्ट लिए गए हैं, ठीक है। तो वो एक जनरल क्राइटेरिया है। तेरे पासिंग मार्क्स 33 हैं, 23 भी तो हो सकते थे, 73 63 भी तो हो सकते थे, एक क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया जनरलाइज डेटा को हिसाब में रखते हुए और प्रोबेबिलिटी हिसाब रखते हुए बनाया गया, ठीक है। ओके सर। हाँ, अच्छा, अब अगला कॉन्टेक्स्ट ये है कि इनफर्टाइल कपल वो अलग चीज है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ART। ART क्या है? अब ART से कंफ्यूज मत होना। एक ART जो मैं पढ़ाया हुआ है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? असिस्टेंस देते हैं, हेल्प करते हैं कपल को फर्टाइल होने में। कैसे? आइए बात करते हैं वन बाय वन। पहला मेथड जो ART में बताया जाता है वो है, पहला मेथड वो है AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जिसमें एक और टर्म आती है IUI, दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अच्छा, अब मान लेते हैं कि एक मेल जो है वो इनफर्टाइल है, ठीक है। और दो दिन कंडीशन बताओ मैं सब। एंटेसिक एनसीईआरटी में मिलेंगे, एक्सपर्ट ध्यान रखिएगा। माइक्रो एपिडाइडाइनल स्पर्म एक्सट्रैक्शन, सॉरी स्पर्म एस्पायरेशन। और एक है टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन।
कॉन्सेप्ट समझना कि क्या है ना कि मेल इनफर्टाइल, ठीक है। अब अगर मेल इनफर्टाइल है तो अब क्या किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। जैसे अगर मेल इनफर्टाइल है और लेट्स से कि जो मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, देयर आर नो स्पर्म्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डोनर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कोई डोनर है, उसका स्पर्म ले लिया, ठीक है, डोनर इज एनी पर्सन जिसका स्पर्म दिया है, तो वो डोनर का स्पर्म लिया और फीमेल के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसर्ट कर सकते हैं। अब उसको हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें हम एक इंजेक्शन के थ्रू फीमेल को इंसेमिनेट करते हैं, ठीक, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अच्छा, अब कभी कभार बेटर रिजल्ट्स के लिए, बट बेटर रिजल्ट्स हम क्या करते हैं, इंसेमिनेशन थोड़ा थोड़ा डीप करते हैं और उसको बोलते हैं IUI, दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन तरीका होता है यही है, IUI है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अच्छा, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की वजह से ऑलिगोजूस्पर्मिया अगर स्पर्म लेस अमाउंट में है, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म तो वजाइना से यूट्रस तक ट्रैवल करने में ही मर जाते हैं। तो अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट लो है, ठीक है, और डोनर में इस्तेमाल करना, तो 40% का स्पर्म काउंट लो है, ऑलिगोजूस्पर्मिया है, उसके स्पर्म्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और दो मेथड्स भी हैं कि मान लीजिए वासा डिफरेंस ब्लॉक्ड है, स्पर्म तो बन रहे हैं लेकिन वासा डिफरेंस क्या है, ब्लॉक्ड है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, फादर के ही, फादर क्या होता है, जो एक्चुअल फादर है उसी का स्पर्म लेने के, पार्टनर मेल पार्टनर के। एक है मेटा, माइक्रो एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पायरेशन, मतलब एपिडिडाइमल से स्पर्म एस्पायर कर लिए, सक्शन फोर्स से एक डिवाइस के थ्रू एस्पायर कर लिए स्पर्म, कहां से, एपिडिडाइमस से, तो उसको मेसा बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वासा डिफरेंस क्या है, ब्लॉक है। क्या हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दोनों ही रीजन हो सकते हैं। उसके केस में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जा सकते हैं और मेसा कर सकते हैं। और एक है टेसे, अगर एपिडिडाइमस में भी स्पर्म नहीं है, या मान लीजिए टेस्टिस से एपिडिडाइमस में जाते हुए स्पर्म डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है ना, तो भी हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, दैट इज टेसे, ठीक है ना, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। तो ये है सारा का सारा किस्सा, जहां पे मेल जो है इनफर्टाइल है और क्या क्या तरीके हैं उसको ट्रीट करने के, मैंने आपको बता दिए। इन 4 पॉइंट में किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। सर IUI में जो स्पर्म होता है डायरेक्ट हम यूट्रस में डालते हैं, यस, तो सर उसमें स्पर्म मैच्योर कैसे होता है, वो तो वजाइना में होता है। नहीं, पॉइंट ये है कि मैंने क्या बोला कि स्पर्म मैच्योर वजाइना में होता है, मैं बोला कि स्पर्म का कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, वो सर्विक्स, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब हर जगह हो सकता है। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक डाउट है शुभम यादव को। ब्लड आ रही है। हाँ पूछो पूछो, मैंने किसको डाउट किया, मना किया भाई। सर उसका डाउट है मेल और फीमेल दोनों फर्टाइल हैं, फिर भी वो कंसीव नहीं कर रहे 2 साल से, तो इसका क्या मतलब, उनको कह सकते हैं अनफर्टाइल हैं? देखो, डाउट तो मुझ पे इनफर्टिलिटी का डालेंगे, फिर इनफर्टिलिटी का टेस्ट करेंगे, टेस्ट फेल हो जाएगा तो फर्टाइल कहलाएंगे। ठीक है ना। देखो, अगर 2 साल दे आर कोहैबिटेटिंग टुगेदर, ठीक है ना, एंड स्टिल, तभी तो देखो, तभी तो 2 साल लिया गया। मुझसे अमन पॉल पूछ रहा था कि 2 साल क्यों लिया गया है, कि टू बी कंटिन्यूसली श्योर, ठीक है ना, 2 साल तक एटलीस्ट कंटिन्यूस श्योर की कोई दिक्कत है, तो 2 साल तक भी कंटिन्यूस ट्राइज के बाद भी इफ दे आर नॉट कंसीविंग, तो यस, फिर हम कह सकते हैं कोई दिक्कत है, देन देयर आर टेस्ट्स, फर्टिलिटी टेस्ट, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े। सर ये थर्ड मेथड मैसा और टेसे समझ में नहीं आया। अरे पहले बोलते था, बता रहा हूँ, लिख लिया था तुमने?
मैसा। हाँ देखो मैसेज क्या है, टाइम से स्पर्म को एक्सपायर कर लिया, मान लो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, ठीक है ना, और मेल पार्टनर चाहते हैं कि नहीं जो स्पर्म्स हैं वो उसके ही यूज हों, तो क्या करेंगे, तो उस केस में एपिडाइमिस स्पर्म को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या एक्सपायर कर लेंगे, उसको बोल दिया मैसेज और सॉरी मैसा। और अगर यही काम टेस्टिस से किया, ठीक है ना, टेस्टिस वाला सर्जिकली करना पड़ेगा, यही काम टेस्टिस से किया तो उसको बोलते हैं टेस्ट, और फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देंगे फीमेल को, समझे? ओके सर, ओके सर। ओके, और सर हाँ जी कौन? सदक्ष हाँ बोलो। सर, अगर कोई कपल फर्टाइल है पर उन्हें पता है कि किसी एक को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो वो इसी मेथड का यूज करेंगे टू हैव अ बेबी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक बार दोबारा पूछो, अच्छा लगा सुन के। हाँ कुछ, हाँ सर अगर एक कपल है जो फर्टाइल है बट उनमें कपल इनफर्टाइल है, फर्टाइल फर्टाइल कपल फर्टाइल है, बट उनको पता है कि किसी एक को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, किसको बी स्पेसिफिक? चलो मान लो फीमेल को है, फीमेल को है, तो ये चलो मेल फिर किसी को भी, मतलब तो क्या वो इसी मेथड का यूज करेंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज करेंगे बेबी कंसीव करने के लिए? हाँ देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, मैं तो आपको फिक्स बता देता हूँ कि पहले कैसे करें, मेल को एसटीडी है, एसटीआई है, फिर कैसे करें फीमेल को एसटीआई है। अब अगर मेल को एसटीआई है, ठीक है ना, एंड स्टिल दे वांट टू कंसीव, ठीक है, तो फिर आई विल नॉट रिकमेंड एनी ऑफ द मेथड, मैं ये वाला मेथड रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि फिर उस केस में जो स्पर्म्स है या सीमन है, ठीक है ना, स्पर्म तो खैर नहीं, लेकिन सीमन पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते सर, स्पर्म पे भरोसा नहीं कर सकते, तो एआई के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनी कॉन्टैक्ट विद द मेल पार्टनर आई थिंक शुड बी अवॉइडेड, इवन स्पर्म्स शुड बी अवॉइडेड। एक्चुअली पता है क्या है कि प्रॉब्लम सीमेन से होती है, सीमेन सेक्रीशन के अंदर मोस्टली क्या रहता है कि सीमेन सेक्रीशन के अंदर वायरसेस या बैक्टीरिया रहते हैं, और फिजिकल कांटेक्ट की वजह से मोस्टली ट्रांसफर होता है। तो आई थिंक यस, हम एआई तो नहीं, एक और मेथड होता है आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसके लिए जा सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सीमन यूज ना किया जाए, ठीक है ना, तो एपिडाइमिस से स्पर्म एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ स्पर्म को इस्तेमाल किया जाए, तो फिर वो कंपैरेटिवली सेफ है, क्योंकि स्पर्म इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ वायरस या बैक्टीरिया, रिस्पांसिबल सीमन होता है। तो सेमिनल प्लाज्मा अवॉइड किया जाए, मतलब कि प्रोस्टेट की और बल्बोयूरेथ्रल की और उसकी सिक्रीशन को अवॉइड किया जाए, तो फिर इस मेथड के लिए जा सकते हैं अगर मेल को एसटीआई है तो। अगर फीमेल को एसटीआई है फिर तो डेफिनेटली अब इस मेथड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मेल तो सेफ ही है, फीमेल को एसटीआई है, तो फिर तो डेफिनेटली हम इन किसी भी एक मेथड के लिए जा सकते हैं, फिर तो हम एआई के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। यस सर। सर ओके, हाँ जी। फीमेल से तो प्रोजेनी में भी हो जाएगा ना फिर? अरे भैया वो अभी मेल टू फीमेल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, प्रोजेनी को बचाने के लिए वो तो अलग तरीके है ना, वो तो ड्रग्स वगैरह देते ही हैं, ठीक है ना। और जब फीमेल को रहता है तो हम क्या कहते हैं, ड्रग्स वगैरह देते हैं और अवॉइड करते हैं, और अगर और मेजर केस में लोग क्या करते हैं, दे गो फॉर सरोगेट मदर, दे गो फॉर सरोगेसी, ठीक है। ये भी आंसर में ऐड करना, और बताइए, क्वेश्चन अच्छा था। हाँ जी, और किसी को डाउट आगे बात करें? ओके, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास तीन तो मेथड्स और हैं। एक है आईसीएसआई, ठीक है, और एक है गिफ्ट। आईसीएसआई इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन,
इसमें क्या करेंगे, इसमें एग लेंगे, फीमेल की बॉडी से बाहर निकाल लेंगे एग को। स्पर्म बहुत कम है या स्पर्म का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, लेकिन उसका जो सर न्यूक्लियस है आपने वो इंट्रा के बाद क्या लिखा है? इंट्रा के बाद क्या लिखा है आपने? साइटोप्लाज्म, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हम एग के साइटोप्लाज्म के अंदर जबरदस्ती, ठीक है ना, जो स्पर्म है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जबरदस्ती स्पर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया एग के अंदर, एक स्पर्म, दो तीन स्पर्म काफी है नॉर्मल, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद जब ये डेवलप हुआ, ठीक है ना, अब इसके बाद ये आपका जाइगोट बनेगा, फिर वो जाइगोट को या एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जा सकता है यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब पे, डिपेंडिंग कि आप जाइगोट को कर रहे हैं या एम्ब्रियो को कर रहे हैं। अगर एम्ब्रियो ज्यादा डेवलप हो गया तो यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, और अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे है 8 से 16 तक है तो फिर उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। अब एक और तरीका है, सिमिलर है, आईसीएसआई से रिलेटेड ही है, वो बता रहा हूँ। देयर इज समथिंग नोन एज, यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ, देयर इज समथिंग नोन एज सूजी। सूजी इज सब zonal insemination। अब सब जोनल इंसेमिनेशन हम क्या कर रहे हैं कि सब जोनल मतलब एट बिलो जोना पेलुसिडा, मतलब जोना पेलुसिडा के पास हम स्पर्म को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जोना पेलुसिडा के पास अगर स्पर्म को रिलीज कर रहे हैं, मतलब हम साइटोप्लाज्म तक नहीं लेके जा रहे हैं, अंदर नहीं लेके जा रहे, हम उसे नेचुरली फर्टिलाइज होने दे रहे हैं। हम एग के जोना पेलुसिडा के पास स्पर्म को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर स्पर्म अपना जोना पेलुसिडा से इंटरेक्ट करता हुआ ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि साइटोप्लाज्म वाले में जबरदस्ती वाले में ना क्या होता है, मोस्टली वो फेल हो जाता है, रीजन यही कि पॉलीस्पर्म ही हो सकता है, 2 से 3 स्पर्म या 2 स्पर्म अंदर जा सकते हैं। हम चाह रहे थे 1 या 2 चलेगा, लेकिन सूजी में क्या है, क्योंकि नेचुरली फर्टिलाइज करेगा तो स्लो ब्लॉक फास्ट ब्लॉक होगा, स्लो ब्लॉक फास्ट ब्लॉक होगा तो फिर पॉलीस्पर्मिक प्रिवेंट हो जाएगी। तो सूजी सब जोनल इंसेमिनेशन, लेकिन आपके लिए आईसीएसआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है, सूजी एनसीईआरटी में नहीं है। आगे समझिए। जिफ, सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। हाँ जी, स्क्रीन स्क्रीन ब्लर आ रही है ब्लर आ सर, रही है। काफी टाइम से 5 मिनट हो गए। क्या नहीं आ रहा, ब्लर आ रही है, स्क्रीन ब्लर है। 5 मिनट से स्क्रीन ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर आ रही है। यस सर। अभी क्लियर हुई? नो सर। नो सर। मेरे को एक मिनट में रीजॉइन करता हूँ, फिर हो सकता है शायद क्लियर हो जाए। आई जस्ट रीजॉइन, 2 मिनट रुकना। अभी आई, क्लियर आई क्या स्क्रीन? नो सर। नो सर। अब आई क्लियर स्क्रीन? नो सर। अभी भी ब्लर आ रही है? सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा ना सर, जिस साइज में आपने GIFI लिखा है उसी साइज में बाकी सब भी लिख दीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा फिर। GIFI लिखा, GFT लिखा है। ठीक है सर। स्पीड का क्या इशू है भाई? सर हो गई क्लियर? क्लियर हो सर गई? हो गई क्लियर। क्लियर हो गई ना? हो गया सर। ओके, तो सूजी समझ में आ गया। सूजी GFT इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब ये बताओ, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए कि एक फीमेल है,
और वो क्या कर रही है, वो उसका फैलोपियन ट्यूब जो है, लेट्स से जो फीमेल है उसका जो ओवरी है वो एग तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन कैप्चरिंग नहीं हो पा रही, फिमरे कैप्चर नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। या हो सकता है कि फीमेल एग प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, तो उस केस में मैं डोनर से एग ले लेंगे, मतलब या तो एग मदर का होगा अगर वो कैप्चर नहीं हो पा रहा, ठीक है। या हो सकता है कि उसके वैजाइनल एसिडिटी इतनी ज्यादा हो कि स्पर्म आके फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा। तो ये मेथड हम क्या करते हैं, देखिए वो अपना दिमाग लगा लें कि किस केस में यूज करेंगे। ये या डोनर के हम एग ले सकते हैं। इसमें करते क्या है, हम फीमेल का एग लेते हैं, तो गैमेट यहाँ पे फीमेल का एग है, गैमेट को लेकर फीमेल का एग ले रहे हैं और फिर स्पर्म डाल रहे हैं उसके ऊपर। स्पर्म कैसे डाल रहे हैं उसके ऊपर, आर्टिक जो भी आपने या तो पार्टनर से ले सकते हैं, डोनर से ले सकते हैं, डिपेंडिंग। अब एग लिया, स्पर्म लिया, ठीक है। अच्छा ये या ये भी तब भी कर सकते हैं जब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो, मतलब कि स्पर्म किल हो रहे हो वेजाइना के अंदर, वेजाइनल एसिडिटी बहुत ज्यादा हो। तो किसी भी केस में हम क्या कर रहे हैं कि एग ले रहे हैं डोनर का या मदर का, फिर स्पर्म ले रहे हैं डोनर का या फादर का, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद वेट नहीं कर रहे कि फर्टिलाइजेशन होगी, उठा के उसको इम्प्लांट कर दे रहे हैं कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होनी है, फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में, कोई डाउट है इसमें? जी सर ये सिर्फ एग नहीं होता पहले, कि पहले एग को हमने उसके अंदर शिफ्ट किया, उसके बाद करा कि जाइगोट को डायरेक्ट करते हैं। नहीं समझा तुम्हारी बात अभी भी। ये बोर्ड मिटा दूं, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, लिख लिया सर। हाँ, गैमेट ब्लर अभी भी आ रहा है। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में हम हाँ। ऐसे नहीं कर सकते कि पहले एग को हमने ट्रांसफर किया उसके बाद स्पर्म को किया, और जो फर्टिलाइजेशन हुई वो बॉडी के इनसाइड ही हुई, कि हम जाइगोट को उसके अंदर इम्प्लांट करते हैं फर्टिलाइजेशन को करके। मैं क्या पहले बोल रहा हूँ, मैंने जब गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर बोला तो गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, एग को लिया और एक मान लो कि पेट्री डिश में, और फिर स्पर्म को लिया उसी पेट्री डिश में, दोनों को घोला, मिक्स किया, ट्रांसफर कर दिया फैलोपियन ट्यूब में। ये मेथड है। अब इसमें क्या डाउट है ये बता। सर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई ना सर ये। अबे जब फर्टिलाइजेशन का वेट ही नहीं किया, जब फर्टिलाइजेशन का वेट ही नहीं किया तो एक्सटर्नल कहाँ से इंटरनल कहाँ से की बात, इंटरनल एक्सटर्नल की बात ही नहीं हुई। हम तो बस मिक्स करके छोड़ दे रहे हैं। क्या मिक्स करते फर्टिलाइजेशन हो जाएगी? अब वो कौन ना रेडिएटर डिग्रेड करेगा, सोना पहले थोड़ा डिग्रेड करेगा, अंदर जाएगा, तामझाम लगता भैया। हमें नहीं पता फर्टिलाइजेशन हुई ना हुई, हमने तो बस मिक्स किया डाल दिया, हमें कोई मतलब नहीं है फर्टिलाइजेशन से। हम चाह रहे बॉडी के अंदर या बाहर हो जो भी हो रही है, हमें मतलब नहीं है। हमने बस वो जो घोल है स्पर्म और एग का उठा के डाल दिया फैलोपियन ट्यूब में। सर वो अटैच हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे हमें पता चलेगा, इंश्योर होगा? क्या अटैच हुआ कि नहीं हुआ? सर उसकी वॉल से, यूट्राइन वॉल से। हाँ तो वो हो जाएगा ना, हमने उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अब हमने इस तरीके से तो हम जब जाइगोट बना था, एम्ब्रियो बना के भी डाल देंगे तो वो यूट्रस में इम्प्लांट हुआ नहीं हुआ इसकी क्या गारंटी है? या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया, एग फर्टिलाइज हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? और जो पार्टनर नेचुरल कोइटस कर रहे हैं उसमें एग फर्टिलाइज हो जाए, उसकी क्या गारंटी है? फीटस इम्प्लांट हो जाए उसके बाद पूरा डेवलप करेगा, उसकी क्या गारंटी है? स्टिल बर्थ ना हो जाए। तो ये गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं हर चीज में। तुम तैयारी कर रहे हो, नीट में क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी थोड़ा किसी चीज की होती है, हमारा काम है ट्राई करना, समझे? यस सर। हाँ सर अगर इम्प्लांट हो जाता तो अपने आप 14 दिन बाद पता ही चल जाएगा। जी अमन पॉल जी, पता चल जाएगा। और किसी को कोई डाउट? सर एक बार स्क्रीन दोबारा क्लियर कर दीजिए, बहुत ब्लर हो रही है। स्क्रीन सबको ब्लर हो रही है? यस सर। सर हो तो रही है ब्लर। अभी ब्लर है? एक मिनट रुकना, जस्ट वेट थोड़ी सेकंड।
सर हो गई क्लियर। सबको क्लियर हो गई? नो सर। यस सर यस सर क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं हुई वो अपना इंटरनेट चेक करें और थोड़ा वेट कर लेना, अपने आप हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। वो नेटवर्क जैसे ही स्लो होता है वो स्पीड घर हो जाती है, फिर जैसे ही प्रॉपर वो इंटरनेट पकड़ता है वो क्लियर हो जाती है। तो अभी बोर्ड से किसी को उदाहरण बता रहा हूँ। सर एक्सक्यूज मी, मैंने बताया बोर्ड में डालूं? मिटा दीजिए सर। यस सर। अब बोलो। यस सर, मिटा दीजिए। हाँ बोलो, कोई एक्सक्यूज मी बोल रहा था। सर हाँ, ICSI में सर जब हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो जब वो जाइगोट और एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसमें यूटेराइन मिल्क की जरूरत नहीं होती? एक बात बताऊं, मैंने क्या बोला, कहाँ ट्रांसफर किया है? अगर वो जाइगोट है तो फेलोपियन ट्यूब में, और अगर एम्ब्रियो है तो यूट्रस में। हाँ ठीक है, हम यूट्रस में अपर रीजन में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसलेशन जब होता है उस टाइम पर यूट्राइन मिल्क तो आ ही जाएगा स्टिमुलेशन के लिए, ठीक है ना। और अगर यूट्राइन मिल्क नहीं आता तो आर्टिफिशियल मेथड से हमारे पास स्टिमुलेट करने के लिए उसकी डेवलपमेंट। तो यूट्राइन मिल्क एक नेचुरल मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड से स्टिमुलेट भी कर सकते हैं डेवलपमेंट। तो जब डेवलपमेंट होने लगती है तभी हम उसको आगे फर्दर इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, ठीक है अनिया? यस सर। ओके, तो अगला मेथड हमारे पास IVF। IVF स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल जो उसका था अमन का, वो भी मैं आंसर और बेटर करना चाहूंगा। अमन क्या था कि चांसेस कम होते हैं ज्यादा होते हैं। मैं क्या बता रहा था कि जब हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम फीमेल को ड्रग्स देते हैं, FSH जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ड्रग्स देते हैं। उससे उसके जो ओव्यूलेशन होते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और मल्टीपल ओव्यूलेशन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से फर्टिलिटी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इससे इससे भाई ऐसा हो सकता है कि ट्विंस हो जाए, लेकिन वो तो अच्छी ही बात है या जो भी है। तो लेकिन फर्टिलिटी के चांसेस तो बढ़ गए ना, तो उस तरीके से भी हम फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में दो चीजें आती हैं, एक आता है जिप और एक आता है IUET। जिप जिप जैसा ही है, बस जेड में जाइगोट आ गया। ये क्या हो गया? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब देखिए इसमें क्या किया हमने फर्टिलाइजेशन का वेट किया। कैसे फर्क है जिप से? हमने फर्टिलाइजेशन का वेट किया, उसको डेवलप होने दिया। अब वो हो सकता है कि वो 2 सेल स्टेज हो, सिंगल सेल स्टेज हो, 4 सेल स्टेज हो, 16 सेल स्टेज हो, मतलब वो 1 से लेके 16 सेल तक की अगर स्टेज है और फिर हम उसको इम्प्लांट कर रहे हैं, तो पहले तो इम्प्लांट करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, तो क्या कहलाएगा वो? जिप। अब इसमें फर्टिलाइजेशन 100% कहाँ हुई है? इन विट्रो हुई है, टेस्ट ट्यूब में हुई है। विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब, तो इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब में हुई है, यहाँ बॉडी के बाहर हुई है, एक्सटर्नल हुई है। अब आएगा एक्सटर्नल, है ना। तो इसलिए ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसमें जिप आ रहा है जब वेट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन का और थोड़ा डेवलपमेंट के बाद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, अगर डेवलपमेंट ज्यादा हो गया, 8 से 16 स्टेज से ज्यादा हो चुका है, 32 हो चुका है या ज्यादा बड़ा हो चुका है, जिसको हम एम्ब्रियो बोल सकते हैं एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन। मतलब फिर हम ट्रांसफर क्या करेंगे? यूट्रस के अंदर, इंट्रा यूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तो इंट्रा यूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफर, थोड़ा आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करके, थोड़े न्यूट्रिएंट्स देके उसे हम डेवलप करते रहेंगे, और जब थोड़ा अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो फिर इंट्रा यूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफर हम कर देंगे। और अगेन बता रहा हूं, हम 1 से 2 या कई बार 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं
जिसमें से उम्मीद करते हैं कि कोई एक ट्रांसप्लांट हो जाए। क्लियर पॉइंट। और ऐसा भी हो जाता है कि दोनों इम्प्लांट हो जाते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि दोनों में से कोई भी इम्प्लांट नहीं होगा, तो हम अपनी तरफ से एक या दो एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। क्लियर पॉइंट। और ये जिफ्ट और आईयूईटी ये दो ही मेथड्स आईवीएफ में आएंगे, इसके अलावा कोई भी दूसरा मेथड इन आईवीएफ के अंदर नहीं आएगा। आई सपोज आई एम लाउड एंड क्लियर। यस सर। अच्छा, एक टर्म और है, दो टर्म और है। एक टर्म है, अगर वो नजर आ रहा हो तो, एक टर्म है सरोगेसी और एक सरोगेसी में एक स्पेशल टर्म है, इसी का टाइप है गैस्ट्रेशनल कैरियर। सरोगेसी एंड गेस्टेशनल कैरियर। अब सरोगेसी क्या है? सरोगेसी इज कि एक मदर है जो कि मान लेते हैं कि किसी फीमेल मदर जो है, ना तो उसका एग प्रॉपर है, ना तो उसके पास एग है, ना ही उसका यूट्रस इस लायक है कि वहां पे डेवलपमेंट हो सके। तो हम क्या करेंगे, हम मेल पार्टनर का स्पर्म लेंगे और किसी ऐसे फीमेल के अंदर ट्रांसप्लांट आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देंगे कि who is ready to donate the egg as well as the uterus for the development of the child of some other couple। तो उस मदर को हम बोलेंगे सरोगेट मदर। ये फीमेल इनफर्टिलिटी के केस में हो सकता है। अच्छा, अगर जो सरोगेट मदर है, ठीक है ना, अगर एग उसका नहीं है, मतलब एक फीमेल है, एग तो प्रोड्यूस कर पा रही है, लेकिन उसका जो यूट्रस है वो इम्प्लांटेशन के लिए ठीक नहीं है या डेवलपमेंट के लिए काफी नहीं है, तो फिर हम बात करते हैं गेस्टेशनल कैरियर कि एग जो एक पेरेंट का है, स्पर्म भी पेरेंट का है, और सिर्फ यूट्रस, ठीक है ना, जो है वो एक दूसरे फीमेल का है। तो उस केस में हम स्पेशल तरीके के सरोगेसी बोलते हैं, दैट इज जेस्टेशनल कैरियर। Gestational carrier is a special type of surrogacy where egg does not belong to the surrogate mother, बल्कि it is of the parent itself. I suppose I am loud and clear in all the concepts. सर गेस्टेशन कैरियर क्या है, कुत्ते को और बताना सर। क्या गेस्टेशन कैरियर क्या करो gestation carrier का? सर वो थोड़ा कंफ्यूजन है सर इसमें। क्या कंफ्यूजन है? सर जो हमने गेस्टेशन कैरियर नाम दिया, स्पर्म फादर का और एग भी मदर का है, और हाँ, फर्टिलाइज करके तीसरी वुमेन में डाल दिया, दूसरी वुमेन में डाल दिया, तीसरी में दूसरी वन में। दूसरी। हम्म, तो वो तो गेस्टेशनल है कि वो नॉर्मल वाली है सरोगेटिंग? वो gestation carrier कराएगी ना, सरोगेट तो कहलाएगी, लेकिन सरोगेट के अंदर एक सरोगेट बड़ा डिब्बा, उसके अंदर छोटा डिब्बा क्या है, gestation carrier। ठीक है। ओके सर, समझ गया। और कुछ? ओके। वैसे तो आप लोग की क्लास में टाइम हो चुका है, लेकिन मुझे एक छोटा सा टॉपिक और करना है, और वो उसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो वो मैं कराकर ही आज आई विल एंड अप द कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो एक आखिरी कॉन्सेप्ट बताना जो छूट गया था, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड स्कूल क्लियर नजर आ रहा है ना? नो सर, ब्लर था ब्लर है? सर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दीजिए ना सर आप। नहीं, मुझे डायग्राम बनाना है। मुझे बताओ, बोर्ड ब्लर है क्या? ये सर ब्लर तो है थोड़ा। यस सर, एक मिनट ब्लर है। रुको, एक मिनट रुको। क्या लिखा है मैंने?
सर एरिथ्रोसाइट TRHA2 एरिथ्रोसाइटो और आगे से समझ नहीं आ रहा। वो तो मेरी हैंड राइटिंग की दिक्कत है ना। एरिथ्रोसाइटोपिनिया। सब लोगों से पढ़ा जा रहा है ना? यस हाँ सर। तो फिर कहाँ ब्लर हुआ बोर्ड? तो ठीक है। सर पिक्सेल्स तो थोड़े सर थोड़े इतना खुला खुला लिखना पड़ेगा ना। सर थोड़ा बड़ा लिख दीजिए ना सर, हो जाएगा। हाँ उतना कर लूंगा। ओके, कोई टेंशन। हेलो, कौन? हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बस ठीक है सर, आप बताइए। कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे को बच्चों से बात करनी है 1 मिनट के लिए। कोई लीव नहीं करेगा, हाँ मेरे को कर लो कर लो, अनाउंसमेंट करनी है कुछ। मेरे को 5 मिनट ही चाहिए बस। हाँ हाँ ठीक है सर। बेटा कोई लीव नहीं करेगा, मेरे को कुछ अनाउंसमेंट करनी है। बेटा ऐसा है कि क्लास में नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, आप लोग जाना मत, वो सुन के जाना क्या कह रहे थे सर। हर सर। हाँ सर।